वेलकम बैक टू सुबह की सोच। ख़वातीन हज़रात, हम आपकी डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों से भी मुलाकात करवाते हैं और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हम करवाने जा रहे हैं जो कि दुनिया के बहुत सारे मुल्क घूम चुके हैं। आप इनको यूट्यूब पे, फेसबुक पे जानते हैं बीइंग ए ट्रैवलर के नाम से, और ये सोशल मीडिया की दुनिया में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। बीइंग ए ट्रैवलर के नाम से आप इनको जानते हैं, बिलाल इनका नाम है। और अगर इनकी बाकी ज़िंदगी की बात की जाए तो बाय प्रोफेशन ही इज़ अ केमिकल इंजीनियर, लेकिन उन्होंने रवायती कॉर्पोरेट ज़िंदगी को खैराबाद किया और दुनिया को अपने क्लासरूम और कैमरे को अपना साथी बनाया। अब तक 34 ममालिक का सफ़र कर चुके और अपनी वीडियोज़ के ज़रिए लाखों लोगों को दुनिया के मुख्तलिफ सकाफ़तों, खूबसूरत मकामात और मुनफरिद तजुर्बात से रोशनास कराएँ। यूट्यूब पर 3 लाख से ज़ायद, फेसबुक पर 4 लाख से ज़ायद और टिकटॉक पर 1 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स रखने वाली शख्सियत पाकिस्तान के नुमाया ट्रैवल व्लॉगर्स में शुमार होते हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि एक कामयाब केमिकल इंजीनियर ने कॉर्पोरेट दुनिया छोड़कर सफ़र को, ये जो ट्रैवलिंग का सफ़र है, इसको किस तरह से अपनाया और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उन्हें किन दिलचस्प और गैर मामूली एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ा, और एक पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ दुनिया घूमने का सफ़र कितना आसान है, जो कि आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल आजम साहब। आज हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद है बिलाल आजम साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हमें काफ़ी इंटरेस्ट हो रहा है आपकी जर्नी सुनने में, जानने में कि एक केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी सफ़र के नाम कर दी। क्या सोचा, क्या ऐसा आपने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवल मेरा जो है वो पार्ट एंड पार्सल रहा फ्रॉम चाइल्डहुड ही विद माय फादर। और फादर ही हमें पूरा नॉर्थ एरिया और वो सारी जगह घुमाया करते थे। तो लोकल ट्रैवल तो हम करते थे, लेकिन फादर खुद इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे। अच्छा। तब हम तो नहीं साथ जाते थे, लेकिन वो चीज़ साथ थी। तो अच्छा, जब बचपन से ही शौक है, तो फिर जब कॉर्पोरेट जॉब में गए तो थोड़े पैसे आना शुरू हो गए साथ। अच्छा। तो हमने कहा अब हम अफोर्ड कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल भी। प्लस ये भी था कि कंपनी की भी कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जो बड़ी फेवरेबल थी, हमारे इंटरनेशनल ट्रैवल को भी बड़ा वो करती थी। तो वहाँ से फिर मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल का जर्नी स्टार्ट हुआ आई थिंक 2012 से, और फिर बस वो चल रहा है, वो रुका नहीं। और इस सारे सफ़र में क्या वजह बनी कि आपने कॉर्पोरेट सेक्टर को बिल्कुल ही खैराबाद कह दिया? हाँ, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि ट्रैवल के लिए आपको छुट्टी लंबी चाहिए होती है, और कॉर्पोरेट में आपको एनुअल लीव्स वाला जो पूरा कोटा होता है वो मेरे जैसे बंदे के लिए वो छोटा था। तो इनिशियली मैंने ट्राई किया अपनी कंपनी से बात करने के मुझे 1 या 2 साल का एक गैप ईयर दे दें, मैं अपना ये शौक जो है ना वो पूरा कर भाई। हाँ, जितना मैक्सिमम मैं कंट्रीज कर सकता हूँ अपने इस पासपोर्ट पे वो हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार, ये पॉलिसियाँ यूरोप और अमेरिका में जरूर होती हैं, पाकिस्तान में ऐसी नहीं होती। तो तो बिलाल साहब, इसमें जिस तरह आपने खुद पिछले सवाल के जवाब में जिक्र किया कि जब आपके पास पैसे आना शुरू हुए, आपने जॉब स्टार्ट की, तो आपको हुआ कि इंटरनेशनल विजिट्स करने चाहिए, लेकिन जब आपने छोड़ दिया तो ज़ाहिर मुश्किल तो फिर आपको हुई होगी, क्योंकि एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है विदाउट पैसे अपने ऑन पर सब। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन मैंने जो फैसला कर लिया था जॉब छोड़ने का वो मैंने 2014-15 में कर लिया था। और किन बेसिस पे किया? बैकअप था कि हमने मतलब कोई बैकअप तो होगा। हाँ, फिर बेसिकली वो बैकअप बनाने में मुझे 4 साल लगे, फिर मैंने 4 साल बैकअप बनाया। कि आपने खाली हाथ छोड़ा? तो नहीं, बैकअप मैंने बनाया 2014 तक मैंने सोचा, और फिर मैंने 18-19 में जाके फिर मैंने टोटल इसको खैरबाद किया। अच्छा। तो वो उन 3 से 4 सालों में मैंने अपना बैकअप डेवलप किया, प्लस मैंने अपनी एक कंपनी ट्रैवल की भी बनाई, मैंने ट्रैवल के स्टोर्स अपने ओपन किए, जिन कंट्रीज में मैं जाता था वहाँ से ट्रैवल की प्रोडक्ट्स लेकर आता था जो पाकिस्तान में नहीं मिलती। अच्छा। तो यहाँ पे मैंने ई-कॉमर्स का पूरा एक beingatraveler.com के ऊपर ही पूरा एक ई-कॉमर्स स्टोर अपना स्टार्ट किया एज अ केमिकल इंजीनियर। पूरी वेबसाइट बनाना और इसको ई-कॉमर्स चलाना वो भी साथ साथ मैंने किया। फिर मैंने एक ट्रैवल एजेंसी भी छोटी सी अपनी बना ली के सारे जो है जानने वाले जितने भी लोग थे उन सबके टूर्स करवाने, और उसके साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट हो चुका था, वहाँ से भी थोड़ी बहुत इनकम। तो मैंने कहा यार अगर मैं जॉब छोड़ दूं ना, ये तीनों चारे जो मेरे आपके लिए मजीद रास्ते खोल दिए। मैंने कहा ये ट्रैवल के ही तीनों मेरे रिसोर्सेज हैं, और इन सबको जब मैं फुल टाइम दूंगा तो मेरा हो जाएगा। तो कुछ बैकअप रखा सेविंग वाला, और कुछ ये अल्लाह ताला का नाम लेके। बड़ा एक कैलकुलेटेड डिसीजन था आपका कि 14 में आपने फैसला किया कि मैंने जॉब छोड़नी है। 14 से लेके 18 तक आपने सारी चीजें प्रिपेयर की हैं, बैकअप स्टोर बनाया, फिर एक कंपनी बनाई, फिर यूट्यूब चैनल बनाया, और उसके बाद आपने छोड़ा। और ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है उन तमाम तर लोगों के लिए जो अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं कि अगर आपने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना तो बिलाल की तरह करें। ये नहीं कि मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना है, बिलाल 2014 में छोड़ देते, उसके बाद इनको पता चलता ना मेरे पास फंड्स हैं इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, ना मैं घर से बाहर निकल सकता हूँ, और इनको बाहर फिर केमिकल की जगह फिर शायद कुछ और ही करना पड़ता, कोई और लोचा होता। और फिर सबसे बड़ी चीज हुई भी है कि फौरन कोविड आ गया, जिसके लिए सब कुछ छोड़ा था और वो बंद हो गया। पूरी दुनिया में ट्रैवल बंद हो गया। तो देन आई स्टार्टेड कि यार फिर अब पाकिस्तान में जो है ना अपना आपके जज्बात भी काफी आप मतलब मायूस हो गए होंगे कि अब मैं क्या करूं, वो इंसान को समझ नहीं आती। वो टाइम बिल्कुल ऐसा ही था। और फिर मैंने बाइक खरीदा अपना यहाँ पे 150।
फिर मैंने पूरा पाकिस्तान सोलो किया फ्रॉम कोविड ऑल के द time? कोविड के टाइम भी अच्छा। ऑल द वे फ्रॉम ईरान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, इंडिया बॉर्डर, सारे बॉर्डर्स मैंने कवर करके पूरा पाकिस्तान सोलो ट्रैवल, वही कोविड के पीरियड के अंदर ही तकरीबन 1 से 1.5 साल के अंदर। तो वो वो मैंने एक्सपीरियंस आपको कैसे रहा वो बाइक के बहुत, साथ? वो तो बहुत अब जो बाइक का एक्सपीरियंस है वो और वो कोई सोलो होते थे आप? टोटल सोलो, सारा शूट भी, वीडियोग्राफी भी और एडिट्स भी, हर चीज खुद। थक नहीं जाते थे बाइक पे? हाँ। एक्चुअल में बाइक का जर्नी ऐसा है कि वो हर अगले 10 मिनट बाद एक ऐसा चार्मिंग सिचुएशन आ जाती है कि पिछली थकावट आपको भुला देती है। अच्छा। तो उसकी वो एक बस है रूटीन, आप उसको मैनेज कर लो कि कैसे आपने बाइक का ट्रैवल करना है, कितना रेस्ट करना है, 45 मिनट बाद रुक जाओ, 30 मिनट की ब्रेक ले लो, जहाँ पे कुछ खाने वाली मजे की चीज़ नजर आती है वहाँ पे स्टॉप लगा लो। तो बाइक का जर्नी ओवरऑल, तो ये बाइक की जर्नी आपने कितने अरसे तक कंटिन्यू रखा है इसे? ये मैंने 2 से 2.5 साल कंटिन्यूस किया। अच्छा। फिर मैंने जो अगले मुल्क करने थे, मैं फिर वहां पे जाके बाइक रेंट पे करना शुरू हो गया। अच्छा, कि बाइक में इतना मजा आने लग गया कि वो इंडिपेंडेंस जो आपको मिलती है कि जिस तरफ भी जगह मिले उसी तरफ मोड़ लो, और जिस तरफ कोई रोड बनी भी नहीं वहां पे भी बाइक चढ़ा लो। तो फिर मैंने काफी कंट्रीज में फिर ये करना शुरू कर दिया कि जहां जहां पे बाइक के प्रोसीजर बड़े ईजी हैं, स्पेशली वियतनाम को, लाओस और ये थाईलैंड, मलेशिया, इनके काफी रीजन्स को फिर मैंने बाइक के ऊपर ही एक्सप्लोर किया पूरा, ऑल द वे फ्रॉम वन एंड टू लास्ट एंड इन कंट्रीज के। तो वो भी सारे वहाँ की बाइक्स लेके। ट्रैवलिंग पे बिलाल आपको सबसे ज्यादा एज ए ट्रैवलर कौन सी चीजें फैसिनेट करती हैं? किसी को सहरा करते हैं, किसी को सरसब्ज़ और शादाब वादियाँ करती हैं, किसी को संगलाख पहाड़ करते हैं, किसी को खूबसूरत और सरसब्ज पहाड़ करते हैं। मुझे नंबर 1 पे जो पीक्स हैं स्पेशली उनकी ट्रैकिंग्स, और दूसरे नंबर पे बीचेस। तो ये, और कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे ये दोनों चीजें कंबाइंड आपको एक ही शहर में मिलती हैं, और वो आपको मिलती हैं, आपको बहुत वहाँ पे मिलती हैं, और हाँ बहुत बहुत ज़बरदस्त। और फिर वो जो बीच के कलर्स हैं वो आपको इतना फैसिनेट करते हैं। तो ये स्पेशली जो वियतनाम वाला रीजन है, ये साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें कंबाइन मिलती हैं। अच्छा, 34 ममालिक आपने जो है इस वक्त घूम चुके हैं, सफ़र कर चुके हैं, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सी कंट्री में रहा? मैं अभी 2 दिन बाद भी दोबारा उसी कंट्री में जा रहा हूँ, दैट इज चाइना। वियतनाम को मैं पहले बहुत रेट करता था ऊपर, अब लेकिन वियतनाम आहिस्ता आहिस्ता अब 2nd नंबर पे आ गया। अब मैं चाइना को करने लगा। चाइना में ऐसा आपको क्या डिफरेंट लगा? चाइना की सबसे अच्छी बात यह है कि उनके जितने भी प्रोविंस है ना, वो सारे एक डिफरेंट कंट्री का आपको एक्सपीरियंस देते हैं। अच्छा। पूरी जुबान का डायलेक्ट चेंज होता है, लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, उस इलाके की पूरा कल्चर चेंज होता है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया पंजाब का, तो पाकिस्तान से आप जैसे एंटर होते हैं तो पहला जो आता है वहाँ पे आपको ताजिक कल्चर मिलता है। अच्छा। और पहले 2 शहरों में ताजिक से बाद फिर आपको उइगर कल्चर मिलता है, जो कि ईस्ट तुर्किस्तान का कल्चर हुआ करता है, वो मिलता है। यानी ये सारा मुस्लिम रीजन है। फिर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उनकी जितनी भी डायनेस्टीज आ चुकी हुई हैं, हान डायनेस्टी है, चिंग डायनेस्टी, मिन डायनेस्टी, उनकी डिफरेंट कल्चर रहे हैं, उनके घरों का वो सिस्टम चेंज हो जाता है उनकी। फिर और सबसे अच्छी चीज़ ये कि चाइना के जो अपने लोग हैं, जो अपनी गवर्नमेंट है, वो टूरिज्म को इतनी ज़्यादा सपोर्ट करती है और इतनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है कि आपको जुबान नहीं भी आती ना तो आप हर चीज़ कर लेंगे, हर जगह पहुंच जाएंगे वहाँ पे। आज के दौर में स्पेशली जब आपके पास ट्रांसलेटर भी है, वो चीज़ें भी। तो चाइना इज़ लाइक के यार ये अब आप जाते हो तो आपको लगता है ये तो टूरिज्म के लिए, शायद मुल्की टूरिज्म के लिए तैयार हुआ है। और ऐसी ऐसी जगह हैं कि आपको लगता है कि आप फेरीलैंड वर्ल्ड के अंदर आ गए हो। बहुत मतलब आपको चाइना की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पसंद है, और जिस तरह से आप उनके कल्चर को देख रहे हो तो मेरा ख्याल है कि आप जब भी किसी जगह पे ट्रैवल करने जाते हो तो बड़ी डीप चीज़ें देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते हैं, और यही चीज़ें मेरा ख्याल है आपको फैसिनेट करती हैं। लोगों के साथ मिलना, उनके स्पेशली लोकल लोगों के साथ बैठ के खाने खाना, उनकी जगह में। अच्छा, ये जरूर है कि हमारी जो वीजा पॉलिसी है ना चाइना के साथ, वो थोड़ी सख्त जरूर है, लेकिन जैसे ही आप एंटर हो जाते हैं, वो जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है ना, वो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो वहाँ के हमारे लिए एक वर्ड यूज करते हैं चाइनीज, पाथी है, उसका मतलब होता है आयरन ब्रदर्स। अच्छा। तो उनको कहीं से पता लग जाए कि ये पाकिस्तानी है तो दूर से वर्ड बोलना शुरू कर देते हैं, पाथी है, पाथी है। कि हाँ, उन्होंने भी ऐसे ही पढ़ा हुआ है अपनी किताबों में जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि चाइनीज आर ओवर आयरन ब्रदर्स। तो वहाँ के खानों का बताएं जब आप जाते हैं, क्योंकि अभी आपका सेकंड वहाँ पर, तो कैसे फिर आप वहाँ को तो बड़ा अजीब। तो उधर ये है कि एक अगर तो आपकी काशगर और शिनचांग वाली साइड के ऊपर है, यहाँ पे तो आपको सारा मुस्लिम एरिया मिल जाता है। तो बाय वर्च्यू ऑफ फुल टाइम ट्रैवलर ना, तो ये आपको कुकिंग वाली चीज भी फिर खुद आनी चाहिए। अच्छा। आपको इंग्रेडिएंट्स भी सारे पता होने चाहिए कि आपने एक नॉन हलाल कंट्री के अंदर फिर अपना खाना वगैरह कैसे बनाना है। तो फिर मैं वहाँ पे कुछ ऐसे कैफेज या रेस्टोरेंट ढूंढता हूँ जहाँ पे रश कम हो और जिसके ऑनर से मैं डायरेक्ट बात कर सकूँ। वहाँ पे मैं किचन में घुस जाता हूँ, कहता हूँ यार ये चीजें पकड़ लो, ये चीजें पकड़ लो, इन चीजों को कंबाइन करके। हाँ, यानी कोई ऐसा कैफे जो जरा ओपन हो, उस तरह कम लोग हों और जरा आप ऑनर के साथ जो है ना वो बातचीत कर सकते हो। तो वहाँ पे फिर मैं इस तरह मैंने अपनी मर्जी के फ्राइड राइस कुछ बना लिए, कुछ चीजें बाजार से खरीद के कहा इसको इसमें डाल दो। और ये जो जितने भी आपने डिफरेंट प्रोविंस में जाते हैं, डेफिनेटली हर प्रोविंस की जुबान भी दूसरे प्रोविंस से
कुछ ना कुछ डिफरेंट होती है, और आपको उस तरह से चाइनीज या फिर वियतनाम, हम उस तरह से फ्लुएंट तो बोल नहीं सकते। सो आप कह रहे हैं कि मैं वहाँ के सिटीजन के साथ भी बैठता हूँ, तो बैठ के कन्वर्सेशन किस तरह से स्टार्ट करते हैं? क्या आपको इंग्लिश वाले हर जगह पे मिल जाते हैं? अच्छा, अब जो नई जो जेंजी है उनको तो आती है थोड़ी बहुत इंग्लिश, लेकिन जो ट्रांसलेशन ऐप है ना, वो उसमें जो कन्वर्सेशन मोड आप ऑन कर लेते हो, तो वो उधर अपनी लैंग्वेज बोल रहा है, इधर मैं इंग्लिश में या इवन उर्दू में भी बोलता हूँ, तो ऐप सब इतना ज़बरदस्त आपकी कम्युनिकेशन करती हैं कि आपको फील ही नहीं होता कि आप किसी शुरू में आपको प्रॉब्लम हुई होगी, बाद में तो आप फिर। और इवन अब जो हमारी ऐप ट्रांसलेशन है, अभी हर जगह चाइनीज लिखी होती है, आप सिर्फ लाइव कैमरा बस आप ऊपर करते हो तो आपके मोबाइल पे वो इंग्लिश लिखी हुई आ रही होती है, पीछे चाहे जितनी मर्जी आपकी चाइनीज लिखी हो। अच्छा, वो सारी चीजें भी मेनली गूगल ट्रांसलेटर, लेकिन चाइना के अंदर जी गूगल की कोई ऐप्स नहीं चलती, तो आपको बिल्कुल ना गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यानी जो भी अमेरिकन ऐप्स हैं वहाँ पे नहीं चलती उनकी। फिर बैदो उनकी ऐप्स है, व्हाट्सएप की जगह बैदो के नाम से, फिर आप उनका गूगल भी कर लेते हैं, उनका यूट्यूब भी, प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड हो जाएगा। बैदो से वो हो जाता है। और फिर उसमें कैमरा ऑन करो, चाइनीज लिखी है उसके वो सारी आपकी क्लियरली इंग्लिश में कन्वर्टेड आती है, और फिर उसका कन्वर्सेशन मोड जब ऑन करते हो तो वो बड़ा अच्छा दो तरफ का माइक उसको खुद ही जज करता है। बाकी कंट्रीज में तो गूगल चलता है। वो तो चलता है। बाकी ईरान और चाइना, ये दोनों मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे टोटल VPN। तो ईरान के लिए फिर कौन सी ऐप है? ईरान के लिए भी यही करना पड़ता है आपको, वहाँ पे फिर VPNs वगैरह जो रजिस्टर्ड VPNs हैं जो गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं वो आप यूज कर सकते हो। चाइना में भी इस तरह ही करना पड़ता है, लेकिन ये बाकी सब मुल्कों में VPN लगा के आप वो ऐप्स चला सकते हैं, फिर वो आप चला सकते हैं। सही। और ये जो हमारी तरफ VPN चलते हैं कि कोई भी VPN डाउनलोड कर लिया, नहीं, वो जिस तरह चाइना में जाते हैं तो वो चाइना का रजिस्टर्ड VPN आप यूज करते हो, अदरवाइज ये जितने भी अमेरिकन VPN है वो भी नहीं चलते वहाँ। अच्छा, वो खरीदना पड़ता है, वो खरीदना पड़ता है। हाँ, सही। और मुझे ये बताएं कि अब चूंकि आपने इतनी सारा कंट्रीज का सफर किया है, और जिस तरह आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, बहुत सारे लोग आपकी फॉलोअर्स भी इस वक्त देख रहे होंगे, एक पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जाना अब कितना मुश्किल या कितना आसान हो चुका है, और आपका सबसे ऐसा कोई अच्छा तजुर्बा हो या बुरा तजुर्बा हो? ये तो बात का, जब मैं अपना प्रोफेशन भी समझ लें और पैशन भी समझ लें, तो उसमें सबसे बड़ी जो वीकनेस है ना वो यही है कि आपका पासपोर्ट आपको बहुत कम सपोर्ट करता है। और स्पेशली जब मेरा ये जब मैंने अपने नेबरिंग कंट्री से पूरे किए, स्पेशली जब इंडिया के लिए भी मुझे वीज़ा भी चाहिए था, जब इंडिया का भी मैं भी रिसेंटली ट्रिप कर आया, तो वो भी समझ लेंगे 4 साल लगे वो वीज़ा लेने में। चाइना का भी आप जब वीज़ा लेते हैं तो आपको टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिलता, आपको बिजनेस वीज़ा और फिर या ग्रुप टूरिस्ट वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ता है। वो इवन जैसा मैंने यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, इन सब के भी वीज़े लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल तो इंडिया का था सर। इंडिया का तो बहुत मुश्किल था। कहाँ पे गए? इंडिया में बेसिकली तो दिल्ली का था हमारा वीज़ा, वो सिटी वाइज वीज़ा मिलता है आपको, पूरे कंट्री का नहीं मिलता, और इंडियंस को भी इसी तरह मिलता। लेकिन था वो दिल्ली का, जो वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग का एक्सपीरियंस है, बहुत ज़बरदस्त वो एक्सपीरियंस। वो वहाँ से फिर आपको अमृतसर लेके जाते हैं, वो वेलकम अमृतसर में पंजाब वाला, वो बड़ा ज़बरदस्त। और फिर आगे दिल्ली 5-6 दिन दिल्ली के अंदर पूरे वहाँ के खाने, उधर की हिस्टोरी। क्या अच्छा लगा आपको? मुझे नंबर 1 पे हिस्ट्री का बहुत शौक था, तो वो सारी मुगलिया हिस्ट्री, और दूसरे नंबर पे खाना। रवैया कैसा रहा ये तो बताइए। इंडियंस का अगर आप लोकल सतह पे जब मिलते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसी है कि वो आपको वेलकमिंग मिलता है। बताने की जरूरत होती है कि आप पाकिस्तानी हैं? अच्छा, नहीं, पता नहीं लगता, बट मैं जान के बताता था। मैंने रिकॉर्ड करना था, वो रिएक्शंस भी मैंने रिकॉर्ड करने थे लाइव, हाँ, कि कैसा वो होता है, और तब लोगों को भी नजर आए। और वाकई मैं जान के बातचीत स्टार्ट करता था, और फिर मैं बताता कि मैं पाकिस्तान से आया हूं। तो पहले उनको शौक लगता था, आप आ कैसे गए, वीजा मिल कैसे गया, ये चीज तो उनको है कि आना तो अलाउ नहीं है, आ कैसे गया। तो हम क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ वो पिलग्रिम वीजा पे गए थे, तो 200 पाकिस्तानी लोगों का पूरा ग्रुप था जो हम उनके, तो वो एक था कि यार ठीक है हमारे पीछे गवर्नमेंट कर रही है, उनके साथ आए हैं। लेकिन ये था कि मिलता वो आपको भी तो होती है, वो आपने फेस की इंडियंस में हेट, नफरत? नहीं, मुझे लोकल में बिल्कुल लोकल स्क्रूटनी पूरी करते हैं आप। ऑब्वियसली जो प्रोसेस है, जो आपके पीछे आपको देख रहे हैं लोग, वो उनका प्रोसेस जरूर चल रहा है, बट राइट फ्रॉम द बॉर्डर टू दिल्ली, इवन जो पुलिस वाले, इवन जो उनके जो हमारी सिक्योरिटी पे उनके जो फौजी भी एहलकार होते थे, उनके साथ भी एंड में इस तरह यारियां वाला था कि गुड बाय कर रहे हैं एक दूसरे को, कि यार बड़ा अच्छा 5 दिन गुजरे। सुबह मुझे नाश्ते पे लेके गए पुलिस वाले, पैसे भी नहीं लेने दे रहे, पे भी नहीं करने दे रहे, समोसे खा रहे हैं, सेम वही जिस तरह हम इधर। तो वो मैंने रिकॉर्डेड पूरा जब शेयर किया अपना सारा जर्नी, तो उधर के लोगों को भी, इधर के लोगों को भी
बहुत ज्यादा वो चीजें हैं कि यार देखो मीडिया में किस तरह देखते हैं अक्सर, और यहाँ पे देखो लोकल लोग आपस में कैसे है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा बिलाल जो है साहब, आपका इतना इंटरेस्टिंग जर्नी है कि हम चाहेंगे कि आप चाइना से जब वापस आएं तो एक बार फिर हमारे साथ आएं, चाइना की भी अपना जर्नी और experience फिर again share इंडिया के करें। हवाले से बहुत सारे और सवाल भी हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इंशाल्लाह। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बिल्कुल जी। और अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और बात करते हैं, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे बहुत सी कंट्रीज़ के हवाले से, अब भी बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी नौजवान शख्सियत मौजूद है जिसने कम उम्री में ही पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन कर दिया है। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे इंतहाई जदीद और पेचीदा शोबे में वो कामयाबी हासिल की जिसे दुनिया भर की टेक्नोलॉजी माहिरीन गैर मामूली करार दे रहे हैं। कि नौजवान जहीन आप ये कहें कि दुनिया के कम उम्र तरीन IBM सर्टिफाइड क्वांटम डेवलपर बनने का एजाज़ अपने नाम कर चुके हैं और प्रोग्रामिंग से आगाज़ करते हुए उन्होंने मसनूई ज़हानत यानी कि AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे जदीद उलूम में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। एक ऐसे दौर में जब दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां और तहकीकी इदारे क्वांटम कंप्यूटिंग की को मुस्तकबिल की सबसे अहम टेक्नोलॉजी करार दे रहे हैं। एक पाकिस्तानी नौजवान की ये कामयाबी उम्मीद, मेहनत और सलाहियत की एक शानदार। आज हम जानेंगे कि इस कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत, कितनी लगन उनको लगी है। बिल्कुल ऐसी। और हमारे साथ मौजूद हैं शाह हुसैन पीरजादा। शाह हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो अपनी इस जर्नी के हवाले से बताइएगा, टॉक अस थ्रू योर जर्नी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी शाह हुसैन। First of all, thank you all so much for having me here. And for my journey, when I found out I had this certification, मुझे बहुत खुशी हुई थी, excitement हुई थी. But most of all, I felt satisfaction that finally I've proven a point that age की success limit नहीं है, brilliance की success ना age limit नहीं है. And the journey you're talking about, जो ये certification है, I've told many times, this certification didn't happen overnight or in one day, 1 week. This is a whole journey. And this journey happened before coronavirus. When I was a small kid, I was a curious kid. I thought that how does this work? How does that work? I was curious about my technological surroundings. फिर जब coronavirus hit हुआ, the quarantine happened, and online classes happened. Then I leveraged that online classes to learn Python, machine learning, deep learning, and found that there are no borders in learning. अच्छा शाह हुसैन, प्लीज टेल मी अबाउट हाउ डिफिकल्ट दीज लैंग्वेजेस आर, बिकॉज आप अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो जैसे आप खुद भी बता रहे हो ये हर बच्चा नहीं कर सकता, तो कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? In Python programming, it itself is a language. For example, like English is a language. Obviously, it is a bit different language than, for example, the speaking language. But ये भी still एक language है. And हमें ये भी learn करनी पड़ती है. और ये आम अल्फाज में आम लोगों को बताइएगा कि ये कौन सी लैंग्वेज है जो हम सीखना नहीं पसंद करते या सीखना नहीं चाहते या सीखना मुश्किल है? वही चीज मुश्किल होती है जिसको हमें नहीं आती. अगर हम कोई चीज मोटिवेटेड लर्न करें तो हमें सीख जाएगी. पाइथन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है. किसकी जो मैंने जाज लिया वो एक क्वांटम कंप्यूटिंग लैंग्वेज है. वो जदीद कंप्यूटर की फॉर्म की लैंग्वेज है. जिसके पास मोटिवेशन है वो लर्न कर सकता है. सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या आपने जिस तरह से बताया अपना एक्सपीरियंस, तो अब जितने भी बच्चे हैं वो आपको देख रहे हैं या फिर वो इस तरफ जाना चाहते हैं, तो कौन कौन से ऐसे वेज़ हैं, कहीं पे बाकायदा इदारे हैं जहाँ पर इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर जाके ये सीख सकते हैं, या फिर कोई ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी मौजूद हैं जहाँ पर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इस सारे प्रोसेस को सिखाया जाता है? Look, in Pakistan right now, there is no one big institution ना, एक बिग यूनिवर्सिटी नहीं है. हाँ जी, काफी सारी यूनिवर्सिटीज है जो सिखाते हैं, पर इट इज मोस्टली फॉर क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, क्वांटम फिजिक्स के लिए हमें रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे. देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस एज वेल फॉर क्वांटम फिजिक्स अलोन. क्वांटम फिजिक्स के हमें वीडियो पढ़ने पड़ेंगे, रिसर्च पेपर्स जो एक्सपर्ट्स इस फील्ड के अंदर उनसे सोशलाइज करना पड़ेगा. और सेम फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग और किसकिट, हमें
वो भी लर्न करना पड़ेगा, और इसकी थोड़ा सा हार्ड क्वांटम कंप्यूटिंग से, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग के बेसिक्स है कि वो भी लर्न करना है, उसकी भी कंप्यूटिंग लर्न करनी है, पर हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़नी, जिसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। हमने वेरियस सोर्सेज से एक टॉपिक लर्न करना, सेम फॉर क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड नाउ। अच्छा, मुझे शाह हुसैन ये बताइएगा कि आप इसके रिसर्च के हवाले से बात कर रहे हैं, डाटा एनालिसिस के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल की इस प्रिवेलिंग दुनिया में जहाँ पे हर शख्स सोशल मीडिया से बाहर नहीं निकल पा रहा होता, मोबाइल से बाहर नहीं निकल पा रहा होता, तो आप आपको अपने वक्त को किस तरह से मैनेज करते हैं इतनी बड़ी रिसर्च के लिए? As I've told before in other places, I am homeschooled. So because of homeschooling, मैंने जो अपने academic चीजें उनको extra curricular, extra academic like my quantum computing से मैं fuse कर सकता हूँ. I have quantum computing like a subject in my homeschooling as well. So that helps me in time, because ऐसे नहीं होता कि मैं अपने स्कूल का पढ़ रहा हूँ, फिर जब स्कूल खत्म होता है फिर होमवर्क का, फिर मैं क्वांटम वर्क करता हूँ। जो मेरा होम स्कूलिंग है वो क्वांटम कंप्यूटिंग को एज वर्क ही लेता है, एज ए सब्जेक्ट ही लेता है, एज एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट। सो आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू लर्न द थिंग्स दैट आई लव। सही। अच्छा शाह हुसैन, मुझे ये बताएं कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग की आप बात कर रहे हैं कि इसका थोड़ा सा मुझे आप बताएंगे बैकग्राउंड, कि अगर कोई बच्चा या फिर कोई भी इसको सीखना चाहे तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये वर्ल्ड किस तरह से चेंज कर सकता है, या आपको किस तरह से चेंज कर सकता है, कितने वेज आपको इस पर नज़र आते हैं, अगर आप इसको समझना चाहें, आप इसको पढ़ना चाहें तो? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वांटम कंप्यूटर क्या है। क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल कंप्यूटर की जदीद फॉर्म है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो उसके बाद आएगा, पर ऐसा नहीं है कि उसको खत्म कर देगा, वो उसको सुपर चार्ज कर देगा। अब फिर हमें क्वांटम कंप्यूटर को क्यों सीखना पड़ेगा जब क्लासिकल कंप्यूटर फिर भी होगा? तो जैसे एक सीपीयू है, एक जीपीयू है, ऐसे क्यूपीयू आ जाए कंप्यूटर के अंदर, और जिसको क्वांटम कंप्यूटर नहीं चलाना आएगा वो आधा कंप्यूटर में नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो क्लासिकल चिप है, उसके अंदर क्वांटम चिप भी है। तो वो एक क्वांटम कंप्यूटर को ना, जो न्यू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स और ना क्लासिकल कंप्यूटर्स विद क्वांटम पावर को ऐसे यूज करेगा जैसे वो एक नॉर्मल कंप्यूटर है, वो उसको फुल पोटेंशियल पे नहीं यूज करेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। शाह हुसैन पीरजादा हमारे साथ मौजूद थे। आप इसी तरह से ग्रो करते रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ख़वातीन-ओ-ज़ात सुबह की सोच में वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।